तो देखिए फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम से ये जो कॉइल आपको दिख रहा है उसके सिरों पर जो पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हमने क्या नाम दिया है, उस वी एल की वैल्यू आपको पता होगी माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये सब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में निकाले हुए हैं। ठीक है, अब बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, तो किरचॉफ लॉ क्या बोलता है, किसी भी क्लोज्ड लूप में सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू सम ऑफ ईएमएफ। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कौन कौन से वोल्टेज हैं आप देखो। सबसे पहले एक तो V है जो हम अप्लाई किए हैं। अच्छा, इंडक्टर कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है, तो रेजिस्टेंस उसका नेग्लिजिबल है, इसलिए केवल उसका पोटेंशियल डिफरेंस बस आएगा यहाँ पे। ईएमएफ कोई अलग से सेल वेल जुड़ा है क्या, तो इक्वल टू 0। ये वोल्टेज कौन सा है जो अप्लाई किए हैं, एसी सोर्स का। ये वोल्टेज जो इंडक्टर के सिरों के बीच है, रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल करके यहाँ उसका कोई रोल नहीं है। इक्वल टू 0 इसलिए क्योंकि वहाँ पे कोई ईएमएफ का सोर्स यानी कि सेल वेल नहीं जुड़ा है, 0। तो यहाँ से इसका उसको पलटाएंगे हम, तो V इक्वल माइनस वी एल होगा। और वी एल की वैल्यू अगर आप रखोगे आप, तो क्या मिलेगा आपको, वी एल की वैल्यू रख दी हमने, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हाँ हाँ ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, एल को नीचे ला लो, तो यहाँ से आप मुझे बताओ डी आई बाई डी टी क्या मिलेगा आपको, तो हो जाएगा V बाई एल, क्या हो जाएगा V बाई एल। अब V की वैल्यू, V कौन है, ये V जो है वो लगाया गया वोल्टेज है। ठीक है, तो लगाया गया वोल्टेज कितने, शुरू में लिख देता हूँ, जो आप वोल्टेज अप्लाई किए वो कौन है, V जीरो साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ रहा है? और अब V की वैल्यू आप रखो V जीरो साइन ओमेगा टी, तो क्या हो जाएगा बताओ, अपॉन एल। सही चल रहा है, कोई दिक्कत है तो बताना, V बाई एल। अब दोनों ओर आप इंटीग्रेट कर दो। क्यों इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ये डी बाई डी टी है, मतलब ये डिफ्रेंशिएशन है। डिफ्रेंशिएशन से मुक्त होने के लिए, डिफ्रेंशिएशन का साइन हटाने के लिए दोनों ओर क्या करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है। वो भी सही है, dt को ट्रांसफर करने के बाद इंटीग्रेशन कर सकते हो आप, तो चलो वही कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, डी आई यहीं रुक गया और वहाँ वी जीरो बाई एल है और साइन ओमेगा टी है और डी टी हो जाएगा। फिर आप इंटीग्रेट कर दो यहीं पे, चलो तो ये 1 का इंटीग्रेशन आई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आई हो जाएगा, जैसे 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो एक्स हो जाता है, तो यह आई हो गया। वी जीरो बाई एल बाहर निकल जाएगा, समझ में आ रहा है, अंदर कौन बचा रहेगा, करेक्ट, ये वी जीरो बाई एल हो गया। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, मगर इंटीग्रेशन के समय टी का कॉफिशिएंट डिवाइड में आता है, न कि बटे में जाता है। डिफरेंशिएशन के समय हम लोग टी का कॉफिशिएंट, अच्छा मैं क्या बोला मतलब एक ना, हाँ, तो इंटीग्रेशन के समय जो टी का कॉफिशिएंट डिवाइड में आता है, न कि गुणे में जाता है। जैसे डिफरेंशिएशन के समय क्या होता है, वो टी का कॉफिशिएंट जो ओमेगा है वो कहाँ गया था, गुणे में गया था, यहाँ पे कहाँ आएगा, बटे में आएगा, न कि गुणे में जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू, ये माइनस से मेरे को अभी माइनस को भी हटाऊंगा मैं, तो ये वी जीरो हो गया, ये ओमेगा एल हो गया, और ये माइनस हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पाई बाई टू जोड़ना या घटाना पड़ेगा। ठीक है, और ये इसको कॉस को हम साइन भी देखो,
वोल्टेज के इक्वेशन में क्या लिखा है, साइन ओमेगा टी लिखा है, और करंट के इक्वेशन में हमको क्या मिल रहा है, कॉस मिल रहा है। तो फेज डिफरेंस चेक करते नहीं बनेगा, तो जरूरी क्या है कि इस कॉस को क्या बनाया जाए, साइन बनाया जाए। तो हम कैसे बना रहे हैं आप सब ध्यान से देखेंगे। इसको साइन बना देते हैं और ये ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू हो जाएगा। तो बोलोगे आप ये कैसे हुआ सर, तो आप एक फॉर्मूला याद रखना, ध्यान से समझिएगा फॉर्मूला। साइन पाई बाई टू माइनस थीटा है तो कॉस थीटा होगा। सुनो ना, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा तो क्या होता है, लेकिन साइन थीटा माइनस पाई बाई टू है तो माइनस कॉस थीटा है। तो इसका अर्थ है कि माइनस कॉस थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन थीटा माइनस पाई बाई टू। ये देखो ये माइनस है, ये कॉस है, थीटा की जगह ओमेगा टी को देखो तो माइनस, देखो ना, हेलो, माइनस कॉस थीटा, इसको माइनस कॉस थीटा के रूप में देखो ना, ये माइनस, ये कॉस, ये थीटा, तो माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस पाई बाई टू, साइन थीटा माइनस पाई बाई टू। समझ में आया, फॉर्मूला ये वाला याद रखना। पलटे थे क्योंकि उसमें बीच में प्लस था ना, ओमेगा टी प्लस था ना, एक्स प्लस वाई को वाई प्लस एक्स लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई को वाई माइनस एक्स लिखेंगे तो माइनस लगाना पड़ेगा ना सामने में, है नहीं भाई, नहीं ऐसा। अब देखो इसको हम एक नया नाम दे देते हैं आई जीरो, क्या नाम दे देते हैं, आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, इक्वेशन नंबर 2, और कहीं 2 नहीं दिए ना, तो ये 2, और वेयर करके जहां जिसको आपने आई जीरो नाम दिया, आई जीरो किसको बोला आपने, वी जीरो बाई ओमेगा एल को कहा, ठीक है, ओके। अब देखिए, अब इक्वेशन 2 और 1 को कंपेयर करो, आपको पता चल जाएगा कि फेज डिफरेंस कितना है। 1 को देखो ना, इक्वेशन 1 कहाँ है, वो देखो वोल्टेज का इक्वेशन, और ये करंट का इक्वेशन। अब बताइए कौन आगे कौन पीछे चल रही है, क्योंकि यहाँ माइनस लिखा है, तो कितना है फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस पता करने के लिए उस एंगल में से इस एंगल को माइनस कर लो, उसका एंगल ओमेगा टी है और इसका है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ओमेगा टी कट जाएगा और पाई बाई टू बचेगा, है ना। और कौन आगे चल रहा है, वोल्टेज आगे चल रहा है, वोल्टेज आगे चल रहा है, करंट कहाँ चल रही है। तो अगर आप फेजर डायग्राम बनाओगे तो फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, ध्यान से देखो, कौन, वोल्टेज 90 डिग्री आगे चल रहा है, ठीक है, ये अच्छा बताओ उसके में एंगल ओमेगा टी है कि नहीं है, तो ये एंगल ओमेगा टी मुझे आगे बनाना चाहिए। अब करंट कहाँ दिखाऊं, पहले तो करंट 90 डिग्री आगे चल रही थी, तो आगे चल रही थी तो और 90 से बना दिया आगे, अब क्या करना पड़ेगा, हाँ यहाँ से वोल्टेज से 90 पीछे है ना, तो वोल्टेज की लाइन जो लाइन है ना उससे 90 डिग्री पीछे लेना पड़ेगा मेरे को, ये देखो ऐसे, ये वोल्टेज है ना, हाँ ये वोल्टेज है ना, इससे 90 डिग्री पीछे आपको बनाना पड़ेगा, यानी कि आपको ऐसे 90 पीछे हट के आना पड़ेगा, तो यहाँ से जो एंगल है वो 90 है, तो ये हो गया आई, वेक्टर का फॉर्म में लिखते हैं इनको, भले ये स्केलर क्वांटिटी है, समझ में आ रहा है ना, कि टोटल पाई बाई टू अंश आपको पीछे जाना है, इतना पाई बाई टू नहीं है, ये पूरा पाई बाई टू है, फिर आप इनको ऐसे मिलाएंगे तो ये वी, और इनको ऐसे मिलाएंगे तो आई, ये ऐसे फेजर डायग्राम बन गया। अब कौन सा डायग्राम बनाएंगे, फेज डायग्राम, फेज डायग्राम में आप केवल फेसेस को दिखाओगे, यहाँ जीरो क्यों है था बाजू में, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार का डीसी सोर्स नहीं है, मतलब सेल बैटरी वगैरह नहीं है, करके यहाँ पे जीरो आया था, ध्यान रहेगा ना। तो अब सुनिए, कहाँ थे हम लोग, फेज डायग्राम, तो वोल्टेज आगे चल रहा है और करंट पीछे चल रही है, अगर मैं वोल्टेज को इधर दे दूं तो करंट किधर देनी पड़ेगी, पीछे या नीचे, मतलब ऐसे, और अगर करंट को इधर दिखा दूं तो वोल्टेज ऊपर जाएगा,
ठीक है, करेक्ट, कोई डाउट? तो ये भी बन गया। अब मैं आपको बता रहा हूं, आप उस इक्वेशन को देखो जहां हमने आई जीरो बराबर क्या माने, वी जीरो बटे ओमेगा एल। लो अब इसको मिटा दिया, ठीक है। तो आप देखो उसको इक्वेशन नंबर कितना नाम दे देते हैं अपन, 3। तो बाय इक्वेशन 3 क्या होगा, इक्वेशन 3 में बताइए। तो इक्वेशन 3 में आप देखो आई जीरो इक्वल टू क्या दिख रहा है आपको, वी जीरो बटे ओमेगा एल, या आई जीरो को नीचे ले आओगे ओमेगा एल को ऊपर ले आओगे, तो वी जीरो बटे आई जीरो हो जाएगा ओमेगा एल। समझ में आ रहा है? और ये क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। तो अब इक्वेशन 4 को आप कंपेयर करो बाय ओम्स लॉ, जो कि होता है वी बाई आई इक्वल आर। तो आप देखो आर के जगह को एक तुलना करो, ओमेगा एल दिख रहा है। मतलब जो रोल ओमिक कंडक्टर के केस में ओमिक रेजिस्टेंस के लिए जो आर लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे तो वो नहीं है, ओमिक कंडक्टर नहीं, यहाँ पे तो इंडक्टर है। तो इंडक्टर के लिए ये रिजल्टेंट का मतलब रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रहा है। यानी यहाँ पे इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है उसका नया नाम क्या है, रिएक्टेंस है। और उस रिएक्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, प्रेरकत्व वाला प्रतिघात बोलते हैं। उसको किससे डिनोट करेंगे अपन, एक्सेल से डिनोट करेंगे, ओमेगा एल हो जाएगा, ओमेगा एल। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो ये ओमेगा एल हो गया। और मैं आपको एक और मस्त वाली बात बता रहा हूँ, ओमेगा इक्वल क्या होता है बताओ, ओमेगा इक्वल क्या होता है, 2 पाई न्यू। रखो अब 2 पाई न्यू एल। और डीसी करंट के लिए न्यू की वैल्यू कितनी होती है बताओ, 0। पहले भी अपन रख के देखे थे, अब भी रख के देख रहे हैं। रखो यहाँ पे एक्सेल कितना आएगा, पहले कितना आया था याद है, पहले पिछले वाले केस में अनंत आया था। तो अनंत आया था, तुम लोग क्या बोले थे कि कैपेसिटर डायरेक्ट करंट को जाने ही नहीं देता, एकदम रोक देता है, क्योंकि डायरेक्ट करंट के लिए कैपेसिटर का रेजिस्टेंस जो है अनंत था, उस रेजिस्टेंस का नाम रिएक्टेंस था। यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना है डायरेक्ट करंट के लिए, 0। मतलब अगर आप इंडक्टर को किसी डायरेक्ट करंट के रास्ते में लाओगे तो ये थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस उसके लिए नहीं क्रिएट करेगा। यानी डायरेक्ट करंट को फटाफट फटाफट क्या करेगा, जाने देगा, क्योंकि उसके लिए उसका जो रिएक्टेंस है वो कितना दिख रहा है, कोई रुकावट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट जाने देगा। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे ये केस खत्म होता है आपका। और इसमें एवरेज पावर जो आप निकालोगे ना, तो यहाँ सेम प्रोसेस सेम वैसे ही निकलेगा, 0 आएगा यहाँ पे भी। और यहाँ ग्राफ अगर बनाओगे आप एक्सेल और न्यू के बीच, तो यहाँ पे आपको एक्सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू दिख रहा होगा, क्योंकि सीधे सीधे में है, पहले वाले में उल्टा था। तो ग्राफ कैसे दिखेगा, ऐसा, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, इधर न्यू इधर एक्सेल को दिखा दो। समझ में? तो डेरिवेशन ये वाला भी कंप्लीट हुआ। अरे वाह।